ओम। ओम 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 ओम। नमस्कार। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, हम श्रेष्ठ कैसे बने, जीवन में हमारी उन्नति कैसे हो, उसके लिए ये प्रोग्राम है। स्टेप बाय स्टेप आज हम समझ रहे हैं। आज 9वां दिन है। प्रभु कृपा से हम 9वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। थोड़ा रिकेप कर देते हैं, कारण आज कुछ नए लोग जुड़े हैं। पहले दिन हमने ये जाना कि मैं कौन हूँ। पहले मालूम तो पड़े ना कि मैं हूँ कौन। क्या मैं शरीर हूँ? तो हमने अलग अलग तरीके से जाना उसको कि मैं ये शरीर नहीं, मैं अजर अमर शाश्वत नित्य स्थाणु आत्मा हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न च क्लेद्यंतापो न शोषयति मारुत। मैं वो अजर अमर आत्मा हूँ। वासासी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे कल चोला कौन सा था, आज चोला कौन सा दूसरा पहन लिया। ये आत्मा वस्त्र धारण करती रहती है। हमने उसको समझा अलग अलग उदाहरणों से। फिर हमने ये जाना कि इतना कीमती परमात्मा का ये मशीन है, अमूल्य, तो उसका कोई ऑपरेटिंग मैनुअल तो होना चाहिए ना। एक छोटी सी मशीन भी खरीदते हैं तो उसके साथ में एक ऑपरेटिंग मैनुअल आता है। तो इस शरीर का, इसका ऑपरेटिंग मैनुअल क्या है? गीता, पतंजल योग सूत्र, शिव स्वरोदय, ये इसके ऑपरेटिंग मैनुअल्स है। महाजनो ये न गता पंथ शपंथ, है ना। जब हमें कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करें? जिस रास्ते पे श्रेष्ठ लोग आचरण करें उसका अनुकरण करें, ठीक है ना। आग में हाथ जला करके तो सीखने से कोई मतलब नहीं। तो हमने ये जाना उसको। फिर दूसरे दिन हमने चर्चा की, मैं कौन हूँ। जब पता चल गया तो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज एम ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज एम ऑफ आवर लाइफ। तो पतंजलि महाराज को समझा। दूसरे अध्याय के 25वें श्लोक में जब स्वामी विवेकानंद उसकी व्याख्या करते हैं, तद अभावात, है ना। स्वामी जी कहते हैं एवरी मैन इज ए पोटेंशियल। पतंजलि को वर्णन करते हुए, एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हर मनुष्य दिव्य है, आप स्वयं ईश्वर हो। पतंजलि कहते हैं आप ही ईश्वर हो। क्लेश कर्म विपाकाश है अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। आप ही ईश्वर हो। हम में नेगेटिवनेस ज़्यादा है, उसमें पॉजिटिवनेस ज़्यादा है। बाय रिप्लेसिंग नेगेटिवनेस विथ पॉजिटिवनेस हम वो ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेंगे। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हर मनुष्य दिव्य है। इस अव्यक्त दिव्यता, वो दिव्यता कैसे अनमैनिफेस्टेड है, उस अव्यक्त दिव्यता को दिव्यता में प्रकट करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब तक इसको प्राप्त नहीं कर लेते तो पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे अग्निशन, ये रीबर्थ साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना। तो स्वामी जी मार्ग बताते हैं। स्वामी जी ने 1896 में न्यूयॉर्क में पूरे विश्व का जो जितना भी लिटरेचर था उसका अध्ययन करके उनको 4 छोटे भागों में हमारे लिए उपहार दिया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग। स्वामी जी कहते हैं किसी एक को फॉलो करके आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं, उस दिव्यता तक, उस ब्लिसफुल स्टेट तक, वो मुक्ति की स्थान तक पहुंच सकते हैं। एक को ले लें, 2 को ले लें, भक्ति और ज्ञान साथ में ले लें, भक्ति ज्ञान और कर्म भी साथ में ले लें। स्वामी जी कहते हैं लेकिन अगर आप राजयोग साथ में लेते हैं तो इट विल एक्सेलरेट द मोशन। चक्के लग जाएंगे, स्पीड अप हो जाएगा मामला, है ना। तो फिर राजयोग क्या है?
हठयोग क्या है, पतंजल योग दर्शन क्या है ना, उसके बहिरंग योग क्या है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उसको हमने समझा। और फिर अंतरंग योग क्या है, धारणा ध्यान समाधि, उसमें कैसे पहुँचे, ये हमने समझने की कोशिश की। प्राणायाम और प्रत्याहार को हमने बहुत गहरे तरीके से समझा और आगे समझा, है ना। चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत, जैसे जैसे श्वास चलता है ना वैसे वैसे हमारा चित्त चलता है। योगस चित्त वृत्ति निरोध, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मन प्रशमनोपाय योग इति विधीयते, मन को शांत करने की विधि का नाम योग है। हम उसके आगे पढ़े, ध्यान की टेक्निक्स हमने समझी, ठीक है ना। तो ध्यान क्यों जरूरी है, अब बात आती है ध्यान क्यों जरूरी है, कि सारे प्रॉब्लम्स का जो समाधान है ना, मेडिटेशन इज ए पेनिसिया ऑफ ऑल प्रॉब्लम, ये चाबी है, रामबाण है, ठीक है ना। ध्यान क्यों जरूरी है उसको हमने समझा। दुर्योधन की स्थिति, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, ओ गॉड आई नो व्हाट इज वर्च्यू, सही क्या है, ट्रुथ क्या है, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, बट आई कैन नॉट फॉलो। मन की स्थिति है ना, आई नो, मैं जानता हूँ, जानामि धर्मम न च मे प्रवर्ते, जानामि अधर्मम, आई नो व्हाट इज रॉन्ग बट आई कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, रॉन्ग क्या है, लेकिन मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता, निवृत्त नहीं हो सकता। ये किसका पैराडॉक्स है, ये दुर्योधन का। दुर्योधन कौन है, नहीं दुर्योधन हम हैं, दुर्योधन तो चला गया, ये परमात्मा ने कृपा करके इन सब के माध्यम से हमें ये ज्ञान दिया, ठीक है। तो इसी को जब वो पूछता है, अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में गीता में पूछता है, हे वासने, हे कृष्ण, ये बताइए, अथ केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, ये जो मनुष्य है ना, नहीं चाहते हुए, वो चाहता नहीं है कि भी मैं पाप कर्म करूं, लेकिन फिर भी उसमें प्रयुक्त हो जाता है, जो दुर्योधन वाली स्थिति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ते, मैं उसमें प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ते, ठीक है ना। अनिच्छिन्नपि वासनेव बलादीव दुष्कर्म, हे कृष्ण, हे वासने, ये बताइए, इच्छा नहीं होते हुए भी बलपूर्वक मनुष्य इसमें क्यों प्रवृत्त हो जाता है, इस पैराडॉक्स के अंदर कैसे। तो इस पैराडॉक्स से, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका क्या है, ये समझने की बात है। तो योगेश्वर आगे बताते हैं, उसका जो सार है मैं आपको दे रहा हूं। ये षड रिपु है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 हमारी बाधाएं हैं, जिसको पतंजलि कहते हैं प्रपंच, ये 5 बाधाएं हैं, है ना। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 बाधाएं हैं। योगेश्वर बताते हैं षड रिपु है। ये षड रिपु के ऊपर जब तक हम काम नहीं करें, इनका जो हमें ज्ञान नहीं हो, इसको जब तक हम नहीं समझेंगे ना, तो हम ध्यान में प्रवृत्त नहीं हो सकते, बैठे रहेंगे कई घंटों तक, कई लोग सालों से अभ्यास कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर हम अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर हमें काम करना है। इसके लिए हमने कुछ अभ्यास किए, सोने से पहले ओमकार ध्यान का संकल्प दिलाया, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगी, 2 दिन उसका अनुसंधान किया। अगर आप में से किसी ने उसका अभ्यास किया है अगर, तो उसके रिजल्ट्स आने चाहिए, है ना। किसी ने रात को सोने से पहले ओमकार ध्यान किया है तो अपने अनुभव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कि मैंने एम्स में जब कराया था तो बच्चों ने बताया हमारी डीप स्लीप 2.5 घंटा हो गई, है ना। तो आज इसके ऊपर ही बात करेंगे कि ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा गामा, ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है। इसका साइंटिफिक रूप अपन जो करें उसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं, उसको देखा जा सके। आज हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको वैज्ञानिक आधार मिले कि यस ऐसा हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि हमें ही लगे, नहीं, अंदर बॉडी के जो ईजी है ना, हमारा ईसीजी है, वो बिल्कुल आना चाहिए, है ना, हम उसको प्रेजेंट कर सके। देखिए हमने ये किया और ये इसका ये आउटपुट है, उसका रिजल्ट है। फिर हमने बीच में स्वर योग को लिया, अथ केन प्रयुक्तम के बाद में हमने आए स्वर योग के अंदर। तो स्वर योग भगवान शिव का अमूल्य ग्रंथ है, माँ पार्वती से शिव संवाद है, माँ पार्वती के साथ में। माँ पार्वती पूछती है ना, प्रभु ये जो संसार है ना, ये आपका कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी,
इसका जो पालन करता है वो कौन है, पालन कैसे होता है, फिर ये अंत में विलीन कैसे हो जाती है ना। तो भगवान शिव कहते हैं तत्वार्थ मूलम, है ना, तत्वमेव परम मूलम निश्चितम। ये तत्व जो है ना, इससे ये संसार बना, ठीक है ना। तो ये संसार तत्व से बना, तो अब प्रॉब्लम आ जाती तत्व क्या है, तो उसको हमने समझा। अगर भगवान कह देते कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, माँ पार्वती क्या पूछती है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम कथम परिवर्तते वा कथम विलीयते देव। हे देव, ये संसार आपका कैसे तो उत्पन्न होता है, कैसे इसका पालन सर्जन होता है, हु इज़ द जनरेटर जी, हु इज़ द ऑपरेटर, इसका सर्जन कैसे होता है, और हु इज़ द डेस्ट्रॉयर, फिर ये विलीन कैसे हो जाता है, ये मिट्टी का पुतला वापस मिट्टी में कैसे विलीन हो जाता है ना। तो भगवान कहते हैं तत्वमेव परम मूलम निश्चितम, तत्व से ही उत्पन्न होता है। तो अब तत्व को समझना, अगर भगवान कह देते कि भाई श्वास है तो श्वास में खींच लेता हूँ वापिस, जन्मते ही श्वास देता हूँ फिर श्वास हटा लेता हूँ, तब तो थोड़ा समझ में आ जाता। लेकिन श्वास तो क्या है, व्हीकल है, श्वास तो कोई आधार नहीं है, श्वास तो एक टैक्सी की तरह है, ढोता है उसको, उसके अंदर क्या है, प्राण है। चलिए प्राण तक भी समझ गया है, एटम मॉलिक्यूल तक पहुंच गए। नहीं, अब भगवान कहते हैं तत्व में उस प्राण के जो कंटेंट्स है ना, वो है पंच महाभूत, जिसको तत्व कहते हैं। पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत यह बना शरीरा, है ना, बाबा तुलसी कहते हैं ना। तो ये पंच महाभूत से ये शरीर बना है, ये उसके कंटेंट्स है। तो उसको हमने समझने की कोशिश की, तत्व क्या है ना। इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तकमणि, भगवान शिव कहते हैं सब ज्ञानों में श्रेष्ठ है। लेकिन एक बीच में प्रश्न आ गया किसी मित्र का कि भाई ये सब्जेक्ट तो आपका है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जीवन में बदले कैसे, बदला न अपने आप को जो थे वही रहे, है ना, नहीं बदले कैसे। तो ये बीच में आया, समझ में नहीं आया, अरे ये बहुत ज़रूरी था। ये इसलिए ज़रूरी था कि जो हमारा फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग, ये चारों जो इंटीग्रेशन है उसको हेल्थ कहते हैं, है ना। तो अब ये जब चीज़ें, जब तक हमारा सांसारिक जीवन अच्छा नहीं हो, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो, हमारी मेंटल स्टेट अच्छी नहीं हो, तो फिर कैसे विचार अच्छे आएंगे, कैसे हम ध्यानस्थ होंगे, हम ध्यान में जाएंगे। तो फिर आज मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, सूर्य योग को थोड़ा 2 दिन 3 दिन पोस्टपोन कर दिया। सूर्य योग में आपके बहुत सवाल आएंगे, सूर्य योग को 2-3 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप तब तक अपने प्रश्न बनाते रहिए, मैं आपको बीच में वीडियो भी देता रहूँगा, है ना। जैसे कल योगा वाटर थेरेपी का वीडियो दिया था, ठीक है ना। तो जब तक और लोगों को आप इंटीमेट भी करिए, अच्छी स्ट्रेंथ में लोग हो जाते हैं, है ना, करीब 1000 लोगों तक ये मैसेज चला जाता है, तो फ़ायदा होगा उसका, है ना। आप थोड़ा कंजूसी नहीं करें, सबको भेजें, मैसेज भेजें। और फिर मैं यूट्यूब पे भी करता हूँ योगा गुरु RC शर्मा, उसको भी देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। तो ये हमारा जो क्रम है वो चलता रहेगा। तो आज हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि भाई हमारी जो मेंटल स्टेट है, जिसको हम अल्फा स्टेट कहते हैं, अल्फा स्टेट बनी रहे, जो ध्यान ज्ञान की है ना, बीटा थीटा में नहीं जाए, इसका विज्ञान क्या है। और दूसरा कि जो संकल्प लेते हैं हम, संकल्प का विज्ञान क्या है। ये दोनों चीज़ों को आज समझते हैं, क्योंकि एक फार्मूला नोट कर लीजिए आप अच्छी तरह से, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प सिद्ध होता है। आप किसी भी मेथड से ध्यान में पहुँचे, ठीक है ना। हमने भी अभी तक कई ध्यान के प्रयोग किए हैं, ओमकार ध्यान लिया, थोड़ा कुंडली चक्र ध्यान को लिया, ठीक है ना, सोहम ध्यान को लेंगे। तो ऐसे हम अलग अलग करके ध्यान के अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं, तो वो एक अल्फा स्टेट में जाएंगे। आज हम साइंटिफिक वे से बात करते हैं, अल्फा स्टेट में जाएंगे और वहाँ जाके संकल्प लेंगे, तब हमारा संकल्प सिद्ध होगा। तो हमने थोड़ा आपको ध्यान करा करके पहले 2 दिन संकल्प दिलवाया, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, फिर अनुसंधान कराया, दूसरे दिन देखिए हमारा संकल्प कहाँ तक सिद्ध हुआ, आपने किया है नहीं किया ये आपके ऊपर है। रात को ओमकार ध्यान करेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, सिर्फ सिर को तकिए पे रखा, 3 मिनट तक ओमकार करना है, नींद भी आ जाएगी और पूरी रात वो ओमकार चलता रहेगा। तो उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, डीप स्लीप के आएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ये
ब्रेन की वेव्स क्या है ना, और ब्रेन की जो स्टेट है, डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है ब्रेन के, उनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, साइंटिफिक वे में, ठीक है। तो आपने ईसीजी का फोटो देखा होगा, ऐसे वेव्स होती है, इसी तरह से ब्रेन का ईईजी होता है ना, तो उसमें जो तरंगें आती है, तो डॉक्टर उन तरंगों को देख के कह देते हैं भाई ये तरंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ रही है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यही तो मेथड है ना। तो हम ध्यान की स्थिति में प्रवृत्त हो रहे हैं, तो या हम आनंद की स्थिति में हैं, तो उसको कहते हैं अल्फा स्टेट। तो अल्फा स्टेट में क्या स्थिति होती है, ये देखिए, ये मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूँ। तो ये है अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट में 7 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड, 7 to 13 साइकिल्स, ये दिस इज अल्फा स्टेट। ऐसे तरंगें होती है, 1 सेकंड में ये तरंगें कितनी चलती है, 7 से 13 साइकिल, है ना, ये एक साइकिल होती है इस तरह से। और जब हम दिन भर काम करते हैं ना, तो हम आ जाते हैं बीटा स्टेट के अंदर। तो बीटा स्टेट में क्या होता है, 13 to 40 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। और जब हम और अधिक एंग्जाइटी में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, है ना, करना है, जाना है, भागना है, करना है, तो हम गामा स्टेट में आ जाता है। इसे 40 to 200 साइकिल्स पर, देखिए इस तरह से ये साइकिल बढ़ रही है। तो हमें हमारी स्थिति कौन सी अच्छी है, ये है अल्फा स्टेट। जब हम कार्य करते हैं ना, तो हम बीटा स्टेट में होते हैं, ठीक है ना। तो बीटा स्टेट कोई बुरी नहीं है। बीटा स्टेट का मतलब है अलर्टनेस होती है, कंसंट्रेशन होता है, कॉग्निशन, क्रिएटिविटी, है ना, जो भी जिंदगी की एक्टिविटीज है, वॉकिंग, सिंगिंग और कॉन्शियस और माइंड, ये सब यहाँ पे होती है। और जैसे ही हम काम से थक करके बैठते हैं, तो वो जो स्टेट होती है वो अल्फा स्टेट होती है, ठीक है ना। और जब हम ध्यान में चले जाते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी आती है थीटा स्टेट। ये थीटा स्टेट 4 to 7 हर साइकिल्स पर सेकेंड है, ये और स्लो हो जाती है। और उससे नीचे आ जाती है डेल्टा स्टेट। ये डेल्टा स्टेट कब आती है, डेल्टा स्टेट आती है डीप स्लीप में, डेल्टा स्टेट आती है कोमा में और समाधि में, है ना, एक डिटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, डीप स्लीप। तो जब अगर हम ओमकार ध्यान करके रात को सोएंगे, तो हमारी स्थिति यहाँ पे आ जाएगी, डेल्टा पे। तो अगर आप 2.5-3 घंटे भी नींद लेंगे, तो उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आप देखिए, हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अल्फा स्टेट में रहना, ठीक है। तो आज से हम ये बात क्या करेंगे कि बीटा और थीटा में नहीं जाए, बीटा और थीटा हमारी कम से कम रहे, कम से कम थीटा नहीं जाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा स्टेट में रहें। तो साइंटिफिक वे से हम बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बीटा स्टेट और थीटा स्टेट में ले जाती है, ये समझना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बीटा और थीटा स्टेट में ले जाती है, उनसे हमें बचना है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी हमारी हाउ टू ओवरकम बीटा एंड गामा स्टेट से हम कैसे बचें, इससे हमें बचना है। ज़्यादा हाइपर हो जाता है ना, हाइपर स्टेट के अंदर, और ज़्यादा होने से जब 40 साइकिल्स पर सेकंड से ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो फिर क्या एंग्जाइटी स्टेट हो जाती है, आदमी हाइपर हो जाता है। तो हमें उत्तेजनाओं से बचना होगा, एक एक करके हम स्टेप्स लेंगे ना, उत्तेजनाओं से बचना होगा, सभी कार्य हमें सहजता से करने होंगे। आपने देखा ना खरगोश और कछुए की दौड़, तो खरगोश की स्टेट क्या है, वो उत्तेजना की स्थिति है। दौड़ लगाई उत्तेजित होकर के और फिर सो गया, अधूरा छोड़ दिया। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं जीवन में, एक वर्क लेते हैं प्रोजेक्ट को, थोड़ा सा देख लिया, अच्छा लगा, गिटार सीखना है करके छोड़ दिया, हारमोनियम सीखना है छोड़ दिया, डांस सीखना है छोड़ दिया, सब थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया। नहीं, बहुत सहजता चाहिए। कोई छोटी से छोटी हॉबी भी अगर जीवन में सक्सेस करनी है ना, 6 से 7 लगते हैं, और 6 से 7 भी नहीं, पूरी ज़िंदगी लग जाती है। कुछ सोचते तबले सीखने में क्या टप टप किया, नहीं, पूरा ज़िंदगी बीत जाता है। ये साधना है, तो इसमें उत्तेजना नहीं आनी चाहिए। उत्तेजना होने से क्या होता है, फिर अधूरा छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ने से फिर दुख होता है। उन्नति तो नहीं होती तो अलग बात है, लेकिन ये क्रिएट कर देता है हमेशा आपके अंदर, वो फिर कचोटती रहती है बात को। तो हमें जीवन में उत्तेजना नहीं लानी है, सहजता लानी है। उत्तेजना शारीरिक भी होती है, वो आहार से नियंत्रित करें, उत्तेजित आहार नहीं लें, ठीक है ना। मानसिक उत्तेजना होती है, स्ट्रॉन्ग प्रबल विचार आ जाते हैं, है ना, नेगेटिव विचार आ जाते हैं,
तो उनसे कैसे बचेंगे उसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। सामाजिक उत्तेजना होती है, हम अपनी तारीफ चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे ये भी देखना चाहते हैं। बौद्धिक उत्तेजना, ज्ञान की उत्तेजना, भावना कि हमारे बारे में एक्चुअली हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, फिर भी हम लोगों से कमेंट लेते हैं, है ना, ये भावनात्मक उत्तेजना है। और सबसे बड़ी उत्तेजना, खतरनाक उत्तेजना, वो स्पिरिचुअल उत्तेजना है। अपने आप को कुछ समझना, भाव भगमा कपड़ा पहन लिया एक तरह से, ये और खतरनाक उत्तेजना है, ठीक है ना। तो हम अल्फा स्टेट में रहें, प्रकृति से मांगना सीखें, साधना में बच्चों परिवार के लिए तरंगे छोड़ें, ताकि उनकी वजह से हमें बीटा गामा नहीं। समाज में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं, तो हम सब के लिए सहज रहें। सहज नहीं रहेंगे ना तो क्या होगा, उनकी तरफ से हमें बीटा और गामा मिलते रहेंगे। तो आज हम विचार करेंगे इसके ऊपर। पहले हमने ये समझा कि जो हमारी उन्नति है, हम श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो उसमें दो बाधाएं हमने समअप किया, उसको दो बाधाएं हैं। पहला है आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करना, टालता रहना, उसको हमने पहले समझा और उसको हम करेंगे, योग से ठीक करेंगे। और दूसरा संकल्प का अभाव। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। और अभी हम समझेंगे ब्रेन वेव जो है हमारी, उन ब्रेन वेव्स को हम कैसे उनको रिलैक्स करें, ताकि क्या है, उत्तेजित कम से कम हो, शांत रहें, इस दुनिया को समझें। देखिए ये तरंगों का मतलब आप समझ गए ना, ये खटर पटर तो चलती रहेगी जीवन के अंदर, ये तरंगे तो चलती रहेगी। और जब ये तरंगे बिल्कुल नीचे हो जाएगी और नीचे स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो क्या होगा, राम राम हो गया फिर, है ना। तो ये जीवन तो उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम है। जब ये उबड़ खाबड़ खटपटाहट खत्म हो जाएगी तो फिर हम दुनिया से चले जाएंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। जीवन में कुछ एयर कंडीशनिंग जैसा कुछ नहीं हो सकता, वातानुकूल नहीं हो सकता, मनोनुकूल नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक कहानी से हमारे यहाँ कहते हैं, एक बाबा जी थे, घर में खटर पटर हुई, गुस्सा आ गया, घोड़े को दबाया और छोड़ दिया, बस जा रहे हैं संन्यास। खूब दौड़ाया घोड़े को, बहुत दूर चले गए। घोड़े को प्यास लग गई तो देखा एक दूर कुएं में अरहट की आवाज़ आ रही थी। पानी वाले के पास में गए, कुएं के पास में, कहा, बोला भाई ये घोड़ा प्यासा है, इसको पानी पिला दें क्या? उसने कहा जरूर पिलाइए पानी। अब क्या है, घोड़ा जो ही पानी पीने की कोशिश करता तो अरहट की खटर 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 आवाज़ आती और घोड़ा चमक जाता। फिर वो घोड़ा जाता नज़दीक में, फिर खटर खटर की आवाज़ आती। अरहट घूमता हुआ आपने देखा होगा, ऐसे पानी भरता रहता है और गिराता रहता है। तो बाबा जी ने कहा कि देखो भाई, ये थोड़ा सा अरहट की जो खटर पटर है ना, इसको थोड़ा बंद कर दो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले। तो कुएं वाला बोला, बाबा जी ये खटर पटर के बीच में पानी पी लो तो पी लो, अगर ये खटर पटर बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। बस बाबा जी के समझ में आ गई बात। ये जीवन तो खटर पटर वाला है भाई, है ना। ये मनोनुकूल नहीं हो सकता, हमारे अनुसार सभी कुछ चीजें नहीं हो सकती। उबड़ खाबड़ रास्ते का नाम जीवन है। बाबा जी वापस घर चले गए। तो ये जो अल्फा स्टेट में हम कैसे आए, हम बीटा और गामा स्थिति से बचें कैसे, तो उसके लिए देखिए प्राणायाम, योगाभ्यास ही मार्ग है, ध्यान ही मार्ग है। डीप ब्रीदिंग करें, एब्डोमेन ब्रीदिंग करें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी। देखिए बताया ना आपको, भ्रामरी से कैसे हमारा श्वास की लंबाई बढ़ जाती है, और श्वास की लंबाई बढ़ती है तो हमारा आयुष बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या करना है, जीवन के अंदर सहज रहना है, रिजिडिटी मत अपनाइए, है ना। जीवन के अंदर कुछ आप इस तरह से मत लीजिए कि ऐसा ही नियम है, क्योंकि हमें एक सिखाया गया है ना बचपन से ही, सदा सत्य बोलो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा जीवन के अंदर। राम जी कितने महान थे, देखिए ना, बाली को पेड़ के पीछे छुप के तीर मार रहे हैं ना, मार रहे हैं ना उसको। एक जानवर को नहीं मारना चाहिए लेकिन हिरण के ऊपर तीर चला रहे हैं ना। ये सभी परिस्थिति जन्य है। इसमें आपको रिजिड नहीं बनना है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। एक बाबा जी सिखा रहे थे अपने शिष्यों को, भाई अहिंसा का पालन करना चाहिए। हिंसा बहुत बुरी चीज है, हम भी जानते हैं, नहीं
हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इतने में जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ सुनते ही शिष्य तो एकदम बच्चे थे, वो कूद करके पेड़ के ऊपर चढ़ गए और बाबा जी गए अंदर, जो उन्होंने बंदूक उठा ली उनके पास में थी और फायर कर दिया। फायर करते ही शेर भाग गया। शिष्य नीचे आए, बाबा जी ये क्या बात है, आप अभी तो अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे और आप तो फायर कर दिया, आपने तो हिंसक हो गए आप तो। बाबा जी ने कहा ये जो शेर है ना सामने, ये अहिंसा की भाषा नहीं समझता, तो इसको इसकी भाषा में समझाना जरूरी है। तो जो भी नॉलेज है ना उसको आप रिजिड मत लीजिए। कुछ लोगों को कहते हैं भाई कि हम तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन, बहुत अच्छी बात है, मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या होता है, हमें कोई कह देता है कि भाई आपके पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम है, इनको ऐसी मेडिसिन ज़रूरी है, उस मेडिसिन जो है नॉन वेज की बनी हुई है, देंगे, जीवन भी तो बचाना है ना। मतलब इसमें कोई ऐसा फिक्स रूल लेके मत चलिए। आप कृष्ण जी को देखिए ना, वो तो हमारे आदर्श है ना। हर क्षण क्या कह रहे हो, कन्हैया कितना नटखट है, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, उठा लिया ना सुदर्शन चक्र। कैसे मारा कर्ण को, नीचे खड़े वो को नहीं चलाएंगे, चला हथियार, चला बाण चला। अर्जुन को क्या कह रहे हैं वो, अपना सबसे अमूल्य, अपना सबसे बेहतर शिष्य, उसको क्या कहते हैं, धनुष चला, क्लिब्यम मास्मगम पार्थ ये न तयुत उपपत्तिते। अपने साथी को नपुंसक कहते हैं। ये तुम क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तप, ये धनुर्धर, धनुष को उठा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अरे कुछ नहीं, वो कहता है कि तातश्री है सामने, गुरु द्रोण है, भीष्म पिता है ना, इन्होंने मेरे को बड़ा किया और इन्हीं को मारना है। यस, और उसको पूरा ज्ञान देते हैं। देखिए ना आप उस बात को, कैसे गुरु द्रोण को का वध हुआ है। अश्वत्थामा हतो नरो व कुंजरो, सब कन्हैया ने कराया। और दुर्योधन भीम को कहते हैं उसकी जंगा पे मार, कर्ण का उन्होंने कवच ले लिया। इसलिए ये जो चीजें हैं ना, मतलब इसको, ये आदर्श चीजें हैं। सदा सत्य बोलो, सब कुछ करो, सब सत्य है। लेकिन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलिए, लेकिन कैसा बोलिए, प्रिय बोलिए। अंधा है ओ अंधे थोड़ी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। तो ऐसा सत्य मत बोलिए कि, ठीक है ना। तो ये जो हमारी अल्फा स्टेट है, उस अल्फा स्टेट के अंदर हमें कोई रिजिडिटी नहीं बनानी है। साइंस में हम पहले छोटी क्लास में थे, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन बता दिया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर उसके बाद में बोला नहीं, रिफ्रैक्शन होता है। अब उसके बाद में और आगे चल रहा है, और आगे चल रहा है ना। एक नोबेल लॉरियंट्स है जो मैटर के ऊपर खोज कर रहा था, 35 साल में उसने पाया देयर इज नथिंग लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्रकंपन हो, प्रकंपन, ओनली वाइब्रेशन, सिर्फ तरंग हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें सजग रहना पड़ेगा, सहज रहना पड़ेगा। सजग का मतलब क्या है कि कोई भी छोटी सी चीज, ये सजगता बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज को एंटरटेन नहीं करें। आपने थोड़े से ढीले रहे ना, अंगुली पकड़ ली फिर हाथ पकड़ेगा, नहीं, बहुत सजग रहना पड़ेगा। अरे थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा पी लो, इन चीजों से मैं बर्बाद हुआ हूं, सब बर्बाद होते हैं, इसमें बचते कोई नहीं है। एक ने कहा आप आराम से ढीले बैठे हैं, बोले आज कितनी गर्मी है, 45 डिग्री टेम्परेचर। आपने कह दिया अब हूं कह दिया, अब आपको गर्मी लगनी शुरू हो गई। आपका विवेक जगा हुआ होना चाहिए। भाई हम राजस्थान के हैं, हम तो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के लोग हैं, 0 to 50 डिग्री हमें बोलने का कोई हक ही नहीं है। ये तो प्रकृति है। कैसे आएंगे वो मीठे मीठे आम, है ना, कैसे आएंगे वो बढ़िया फल और तरबूज अगर ये गर्मी नहीं होगी, कैसे छाएंगे आकाश पे बादल, कैसे किसान खुश होगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जो भी चीज़ें आती है ना, तो उसको सही रूप में आने दो, ये आने ही मत दो। बात क्या है कि जो भी थॉट्स आती है ना, देखिए आपके घर पे कोई भी मेहमान आए, कोई भी घर पे आपके मेहमान आए तो क्या होगा,
आपके ऊपर निर्भर करता है ना, आप दरवाजा खोले या नहीं खोले, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो भी थॉट्स आती है ना, उसको आप एंटरटेन मत करिए। पतंजलि कहते हैं वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। जैसे ही आपके दिमाग में गलत थॉट आए, आप उसका अपोजिट लीजिए। हिंसा आई तो अहिंसा लीजिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, एकदम सजगता रहिए। जैसे वो होती है ना, फैक्ट्री होती है दवाइयों की, उसमें शीशियां चलती है, ऐसे सेंसर लगे रहते हैं, और जैसे ही वो सेंसर कोई खाली बोतल को पकड़ता है, उठा के फेंक देता है बोतल को। तो ऐसे जैसे कोई खरपतवार आए, गलत विचार आए, उसको उठा करके उसी टाइम फेंक दीजिए, उसको एंटरटेन मत करिए, ठीक है ना। तो एक तो होना चाहिए सहजता, होनी चाहिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डोंट बी रिजिड, ठीक है ना, कि भाई सदा सत्य बोलना नहीं, सत्य वगैरह सभी चीज़ें आदर्श वाक्य परिस्थिति जन्य है, ठीक है ना। ये क्या करते हैं फिर हमारे अंदर, वो एक थॉट कल्चर क्रिएट कर, बीटा गामा क्रिएट करते हैं। आप समझे ना बात को, बीटा गामा कैसे क्रिएट होता है? बीटा गामा ऐसे क्रिएट होता है ना। किसी को कुछ मालूम पड़ गया कि कुछ गलती से मैंने टच कर लिया नॉन वेज, अरे अब उसका दिमाग के अंदर बीटा गामा चलने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं। जीवन है, जीवन को कोई गलत काम मत करिए, लेकिन उसमें ज़्यादा आप वैसे मत रहिए। राम जी को देखिए, कृष्ण जी को देखिए, भीष्म पिता ताश्री को देखिए ना, करना पड़ा ना, सामने हो रहा है द्रौपदी का चीरहरण, पितामह नहीं बोले, उसकी परिणति तो गलत हुई, लेकिन क्या करें मतलब। तो ये सभी चीज़ें हैं, हम कोई वो नहीं है, फिर भी हमें उन चीज़ों को ध्यान रखना है। और फिर क्या है, देखिए, गलत विचार जब भी आए, फिर आ भी जाए, तो अपने ऊपर डंडा चलाओ, डंडा चलाओ। रात को सोने से पहले तो प्रतिक्रमण करो, क्षमा याचना करो, ये गलती हुई है, और अपने आप को कह दिया भाई आज इतने घंटे उपवास करेंगे, एक दिन का उपवास करेंगे। ये प्रायश्चित भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे अग्नि, मन के जो इंद्रिय सब जो दोष है हमारे, वो सब धातु के जो दोष होते हैं वो अग्नि में सब जल जाते हैं ना। तो वैसे ही हमारी जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, ये सब प्रॉब्लम्स है, ये सब प्राणायाम से सब दूर हो जाती है। तो हमें इसके दो चीज़ों को आज हमें देखा है, एक तो सहजता रखिए जीवन के अंदर, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रिजिड मत बनिए, और दूसरा सजगता रखिए। सहजता और सजगता, उत्तेजना नहीं आना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये सब बीच में कर करके छोड़ देते हैं, वो किया छोड़ दिया, वो किया छोड़ दिया, नहीं, बड़ा आराम से। इसलिए आपको बताया था प्राणायाम का महत्व क्या है। पहले दिन, तीसरे चौथे दिन आपको समझाया था कि प्राणायाम से हमारे प्राण से, श्वास से मन की गति रिलैक्स हो जाती है, और हमारा निर्णय लेने की शक्ति अचूक हो जाती है। एक क्रिकेट के एग्जाम्पल से समझाया था, वो पुराने वीडियो सब रिकेप करिए, देखिए, बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको देखिए, उनको फॉरवर्ड करिए, कोई कमेंट करिए, आपको पसंद आए तो लाइक भी करिए और फॉरवर्ड करिए, ठीक है ना। ताकि क्या है कि ये हमें भी फीडबैक मिलती है, हम भी उससे इंस्पायर होते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं संकल्प। एक लाइन अच्छी तरह से लिख लीजिए, हमेशा याद रखनी है, ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। अब संकल्प का विज्ञान देखते हैं। तो संकल्प चार तरह के, संकल्प के चार पार्ट है। पहला है संकल्प, क्या है? संकल्प सकारात्मक होना चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। अब एक मिनट का एक प्रयोग करते हैं। आप रिलैक्स होकर बैठिए, गहरी सांस लीजिए, आराम की स्थिति में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, सभी लोग प्लीज, है ना। अब मैं जो बोलता हूं, आप उन विचारों को देखते रहिए। मेरे मोहल्ले में कहीं गंदगी नहीं है। मेरे घर के आगे की सड़क में कहीं गंदगी नहीं है। मेरे घर में कहीं कचरा नहीं है। मेरी वॉश बेसिन गंदी नहीं है। दीवारों पे जाले नहीं लगे हुए हैं। दीवारें गंदी नहीं हैं। अब हम दूसरा विचार सोचते हैं। मोहल्ला साफ है, सड़क एकदम स्वच्छ और साफ है, घर भी हमारा नीट एंड क्लीन है, साफ है, वॉश बेसिन धुली हुई है, साफ है, घर की दीवारें चमक रही है, साफ है। ओम शांति, रिलैक्स। देखिए, पहले आपने क्या देखा, विचार किया
कि मोहल्ले में गंदगी नहीं है, सड़क पे गंदगी नहीं है, तो आपको नहीं काम नहीं आता, आपको गंदगी नज़र आती है मोहल्ले में पड़ी। सड़क पे कहीं कचरा नहीं है तो आपको कचरा ही नज़र आएगा थॉट के अंदर, है ना। वॉश बेसिन गंदी नहीं है तो वॉश बेसिन की गंदी याद आ जाएगी। दीवारों पे कोई जाले नहीं है तो आपको जाले दिखने लगे। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये नहीं को नहीं पकड़ता, ठीक है ना। तो कोई भी हम संकल्प लें तो हमेशा याद रखें इट शुड बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव कैसे? मेरे को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो अब मैं उस गुस्से को, क्रोध को कम करना चाहता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं लूँगा मैं गुस्सा नहीं करूँगा, नहीं ऐसे नहीं लूँगा। मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा इसका अपोजिट, पॉजिटिव। मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, मैं पूरे दिन ऊर्जावान रहूँगी। इसलिए आपको पहले 2 दिन मैंने ये संकल्प दिलवाया। बहुत सारी प्रॉब्लम तो हमारी इससे से दूर हो जाती है ना। गुस्सा करने से ही हमारी बीटा और गामा स्टेट में हम जाने से बच जाते हैं। गुस्सा क्रोध नहीं करें और प्रसन्नता के साथ में हम जो बात कहना चाहते हैं ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किसी को अपनी सही बात कह नहीं पाते और कहने से पहले हम गुस्सा हो जाते। हम अगर प्रसन्नचित्त होकर के अपना कम्युनिकेशन किसी को कम्युनिकेट कर दें तो आप बीटा गामा स्टेट में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आहार विहार के नियमों का पालन करूंगा। देखिए, ये संकल्प का विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कुछ पुराने साथी जुड़े होंगे तो जानते हैं, उनको मालूम है। आज से 20-25 साल पहले तक मेरी इतनी बैड हैबिट्स थी। उसमें एक बैड हैबिट थी जर्दा, गुटखा, सुपारी और पान। ये मुंह भरा रहता था, रात को भी सवेरे भी, है ना। अब वो आदत छूटती नहीं। मैंने कितनी जगह संकल्प लिए, आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे। एक कहानी सुनी थी कि एक जो पहाड़ की बहू आती है ना, बेटी आती है लड़की, उसकी मैदान के इलाके में शादी कर देते, उसका ससुराल मैदानी इलाके में, और पहाड़ का तो सौंदर्य होता है। तो अपनी सास माँ को कहती है मैं अपने पीहर जाऊँ, पीहर जूँ। तो उसकी सास कहती है कल चले जाना, भौर में चले जाना, परसों चले जाना, होली पे चले जाना, दीपावली पे चले जाना। अच्छा अब ठीक है, नए साल को चले जाना। नहीं जा पाती, सोचते रहते हैं ना। हम भी बहुत चीज़ें सोचते करते हैं जीवन के अंदर। आखिर कई साल बीत जाते हैं, वो बहुत थक जाती है, जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाती है, पेड़ के नीचे थक के गिर के वो मर जाती है। और इतने में क्या है, पेड़ के ऊपर बैठी हुई चिड़िया उसके ऊपर आती है और उड़ के फुर जूं और उड़ जाती है। उड़ने के लिए हल्का होना पड़ता है ना। जूं जूं, पहाड़ी लोग जूं कहते हैं जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो जीवन है ना, मतलब ये इस तरह से संकल्प के साथ बदलेगा। कई लोग मॉर्निंग उठने का संकल्प लेते हैं, मेरे कई परिचित भी लेते हैं। तो वो देखते हैं क्या, ट्रैक सूट खरीद लिया, जूते अच्छे से खरीद लिए, सब सामान खरीद लिया, है ना। अब कल जाएंगे, परसों जाएंगे, वो रखे हुए पड़े। तो मेरी जो बैड हैबिट थी वो छूट नहीं रही थी, जर्दे वाली बैड हैबिट, जर्दा, पान, सुपारी, गुटखा छूट रही थी। मैं आपको एक प्रयोग से समझाता हूँ। कुछ भाग्य से 3 दिन की मुझे छुट्टी मिल गई थी और वो काम मेरा हो गया था, तो मैं बिल्कुल फ्री था। तो मैंने क्या किया, एक ध्यान में बैठा और ध्यान की स्थिति में मैंने संकल्प लिया 1 घंटे तक मैं शुद्ध आहार पे रहूंगा। 1 घंटे तक अपने आप को शुद्ध बुद्ध रखूंगा, आहार विहार का पालन करूंगा। क्योंकि मेरे ताकत नहीं थी, मैं 1 घंटे के 3-4 मिनट भी बिना इन चीज़ों के नहीं रह सकता था, इतनी क्रेविंग थी। 1 घंटा मेरा बीता, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने 1 घंटे बाद में वापस ध्यान किया। अनुसंधान करना पड़ता है, उसमें देखते हैं भाई कैसे रहा। अब मैंने 2 घंटे का संकल्प किया और वो भी सक्सेस हो गया। उस दिन मैंने पूरा आहार का ध्यान रखा, बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह पे रहा। फिर मैंने 3 घंटे का संकल्प लिया, 4 घंटे। वो मेरे लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट था। 24 घंटे बीत गए जिंदगी के अंदर, मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था, और मैं बिना नशे के रहा। उस दिन की घड़ी है वो। फिर मैं 1 दिन का संकल्प लिया, 2 दिन का, 7 दिन का संकल्प लिया। इसी संकल्प के माध्यम से ध्यान की स्थिति में गए, और ध्यान की स्थिति में, है ना, बहुत भाग्य से मुकुल कानिटकर जैसे मेरे गुरु रहे, मेरे साथी रहे, जिनका मार्गदर्शन विवेकानंद केंद्र मिला। बड़ा नाम है मुकुल भैया का, है ना। नरेंद्र मोदी जी से लेके डबोल साहब के, इन सब के वो मित्र है, साथी है ना। बड़ा आदर देते हैं, मोदी जी तो बहुत आदर देते हैं। कई बार टीवी पे उनको दिखाया है। तो वो मेरे मेंटर रहे, है ना। तो उन्होंने ध्यान सिखाया,
और उस ध्यान की स्थिति में मैंने संकल्प लिया, तो जीवन को दिशा देने का काम संकल्प करता है। संकल्प का पहला सिद्धांत है संकल्प सकारात्मक होना चाहिए। दूसरा है संकल्प क्रियात्मक होना चाहिए। देयर शुड बी सम एक्शन। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, अरे क्या मतलब है? मैं सवेरे इतने रोज 8 बजे उठता हूँ, अब 7:30 उठूंगा या 7 बजे उठूंगा, है ना? उसमें देयर शुड बी सम एक्शन। मैं बहुत अच्छा बनूंगा, वो करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आज से ये चेंज करूंगा। संकल्प कैसा होना चाहिए? क्रियात्मक होना चाहिए। संकल्प समयबद्ध होना चाहिए, है ना? कि आपने जो लिया संकल्प, आज बैठे ध्यान में, तो वापस 24 घंटे भर बाद में वापस बैठिए ध्यान में और वापस उसको देखिए उस संकल्प को, ठीक है ना? और संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। मैं रोज़ तो उठता हूँ कितने बजे? 8 बजे। अब आज प्रवचन सुन लिया शर्मा जी का, अब मैं तो कल से मैं भी 4 बजे उठूँगा, विवेकानंद बनना है मेरे को। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। 8 बजे उठते हैं तो 7:30 बजे थोड़ा थोड़ा अपनी क्षमता कर। फिर 4 बजे का अलार्म भरा, फिर क्या होगा? आपने अलार्म को बंद किया और नींद डिस्टर्ब होगी, आप उठ नहीं पाए। तो रोज़ 8 बजे उठते तो अब 9 बजे उठेंगे। और फिर संकल्प टूटने से क्या होगा? फिर बीटा गामा बन गया। बीटा गामा को ध्यान रखिए, ये बीटा गामा नहीं बनने देना है। आज से हमें बीटा गामा नहीं बनना है, हमें अल्फा स्टेट में आना है, रिलैक्सेशन की स्टेट में आना है, ठीक है ना? तो उसके ऊपर। और लास्ट जो है संकल्प का विज्ञान, अनुसंधान, रेट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, वैलिडेशन। जैसे हमने संकल्प लिया था ना सोने से पहले ओमकार ध्यान, तो दूसरे दिन हमने क्या किया? अनुसंधान। मेरा संकल्प कहाँ पे टूटा उसको विजुलाइज करिए, मैं क्यों नहीं कर पाया ओमकार ध्यान। आज से वापस दोहराइए, जब तक दोहराइए जब तक ये संकल्प हमारा सिद्ध नहीं हो जाता, है ना? तो ऐसे करके ये जो छोटे छोटे संकल्पों से है ना, ये हमारा जीवन जो है ना वो परिवर्तित होता है। तो ध्यान और ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प। अब हम आगे से क्या चर्चा करेंगे? ध्यान हमारा सिद्ध हो। ध्यान हमारा कैसे सिद्ध हो, उसमें जो भी बाधाएं आती। तो आज हमने लिया कि ये दिन भर हमारे सजगता और सहजता, सजगता, अलर्टनेस, बिल्कुल कोई गलत चीज़ को एंटरटेन नहीं करें, और सहजता, ज़्यादा तनाव मत दीजिए। हो रहा है, सब चलता है। हमारे कई साथी है ना अड़ जाते, बोलते चपरासी होता था उनका, बोले गधा कहीं का, ये समझता ही नहीं है। अरे भाई, ये परमात्मा के बनाए हुए, आप ये कहते हो कि गधा गधा क्यों है, घोड़ा घोड़ा क्यों है? ऐसे नहीं चलेगा। अगर ये समझदार होता तो तुम्हारी सीट पे बैठता ना, हो सकता तुम्हारा बॉस भी हो सकता था। कुछ गड़बड़ है ना, तब ये चपरासी है। अब आप उसको ऐसे परमात्मा की सृष्टि में जो बनाए हुए परमात्मा की जो कृति है ना, उसके ऊपर आप प्रतिक्रिया करने का आपको हक नहीं है। वो परमात्मा का स्वरूप है, उसने परमात्मा ने किसी उद्देश्य से बनाया। भाई आपको भी किसी उद्देश्य से बनाया, आप तो अपनी इस उद्देश्य से इसका उद्धार करने में लगे। उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसादेत, है ना? आप अपना उद्धार करिए भाई। आत्मेव आत्मबंधु आत्म रिपु आत्मना। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। तो आप तो अपने ऊपर कंसंट्रेट होइए, ठीक है ना? हो सके तो उसको समझने की कोशिश करिए। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ही इज डूइंग सो, वो क्यों कर रहा है, इसकी क्या प्रॉब्लम्स है, उसको जानने की हो सके तो कोशिश करिए। तो जो सजगता और सहजता के ऊपर हम देखा हमने, फिर हमने काम किया ये इसके ऊपर, संकल्प के ऊपर। तो हम फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? षड बिंदु और प्रपंच पर चर्चा करेंगे। और फिर जो है स्वरोदय तो बहुत ज़रूरी है। तब तक आप अपने प्रश्न करिए। मैं बीच में कल आपको वीडियो डाल दूंगा। कल अपन चर्चा नहीं करेंगे, परसों क्लास होगी। कल के लिए आपको एक वीडियो रहेगा, उसको भी देखना। कल आपको एक वीडियो डाला था वाटर थेरेपी का, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर का जो 75% तो वाटर ही है। अगर आप उसके ऊपर ध्यान दे देते हैं, कैसे पानी पीना, चंद्र स्वर में पानी पीना, स्वर वगैरह सब पीछे वीडियो देख लीजिए। और नहीं तो उस यूट्यूब पे ज़रूर देखिए, है ना? लिंक मैं बार बार दे चुका हूँ। उसके ऊपर आपको स्वर विज्ञान पूरा मिलेगा, कैसे चंद्र स्वर में पानी पीना चाहिए, पानी घूंट घूंट के पीना चाहिए, ठीक है ना? और फिर इस स्वर को कैसे बदलते हैं, ये पूरा विज्ञान खूब उसके ऊपर चर्चा हमने की है। जो नए जुड़े हैं तो उनको वीडियो देखें। मैं सब एक एक डे का मैंने उसके ऊपर यूट्यूब के डे 1 डे 2 से डाल रखा है। डे 8 नाम नहीं दिया, डे 8 कल छुट्टी थी, उसमें हमने वाटर थेरेपी दिया। तो वाटर थेरेपी की वीडियो को भी हम डे 8 कर देंगे, ठीक है ना? तो आज का हमारा ये कार्यक्रम हम यही समापन करते हैं। और इसके बाद में कोई ध्यान से जुड़ना चाहे तो हम कोशिश करेंगे अभी 5 मिनट बाद में इसको वीडियो को अपलोड करके, और फिर अपन थोड़ी देर के लिए ध्यान में
सम्मिलित होंगे जिनके पास समय है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। पुनः आपसे निवेदन